हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले बात की थी इंडिया के इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। अब हम इसको देखेंगे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। राजस्थान जो राजपूताना नाम से पहले जाना जाता था। राजपूताना ऐसे तो कोई स्टेट नहीं थी, तो बस इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर राजपूत जो कास्ट के लोग थे उनका इन्फ्लुएंस था, ये वहाँ का उन लोगों का रूल था। तो बच्चों, किस तरह से ये पूरा काम हुआ उसके बारे में अपने जानने की आज कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम है या इंडिपेंडेंट मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल जो भी अपने कह दें, तो 1857 से लेकर 1957 तक 47 तक क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। बहुत सारे आए, यूरोपियन लोग आए थे। खास तौर पर जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पर रुक गए या अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर जमाने में वो कामयाब रहे थे। इसके बाद बच्चों, जो औरंगजेब था, औरंगजेब के मरने के बाद पूरा का पूरा जो देश था, जो इससे पहले यूनिफाइड था, वो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में या रियासतों में बंट चुका था। इसके बाद डलहौजी डलहौजी आया। उसने कुछ इस तरह की पॉलिसीज लेके आया जिसने इंडिया को और वीक करने का काम किया। और इसके बाद यहाँ के जो लोग थे उनमें थोड़ा सा विरोध भी हो गया। डलहौजी गोद निषेध आपको पहले भी बताया था, यानी कि अब जो राजा थे वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे अगर उनके खुद के कोई बच्चा ना हो। अडॉप्ट करने का मतलब ये था कि वैसे तो चाहे कर ले, अपने बच्चा बनाओ, लेकिन उसको उसके बच्चे वाले जो राइट हैं उसको उसका वो स्टेट नहीं मिलेगा। वो स्टेट बन जाएगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। तो बच्चों, राजस्थान में किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस आई इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका आर्य समाज को इन्होंने यहाँ पर भी बहुत फैलाया था। तो बच्चों, ये राजस्थान में 1865 में करौली में आए थे, जयपुर में आए थे और अजमेर में आए थे। इन्होंने अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी बोली और अपनी कल्चर, इन सभी पर काम करने के लिए उकसाया या जनता को मोटिवेट किया। 1888 से 1889 तक इन्होंने आर्य समाज की बहुत सी ब्रांचेज यहाँ पर लगाई और वैदिक मंत्राना नाम की एक प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने अजमेर में एस्टेब्लिश की। 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा, यानी कि दूसरों का भला करने वाली असेंबली एक बनाई इन्होंने, ठीक है। और बाद में वो अजमेर में कर दी इसको ट्रांसफर। दूसरी बात बच्चों, जो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे या कुछ मैगजीन्स थे, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, या जो उस टाइम का लिटरेचर था। देखो, आज की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अखबार इस तरह कुछ तो था नहीं। अखबार थे या जो लिटरेचर था वो था। उन्होंने काफी काम किया। 1885 में राजपूताना गजट, 1889 में राजस्थान समाचार प्रारंभिक समाचार थे। इसके बाद 1920 में पथिक ने राजस्थान केसरी बनाया था। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला था। उसके बाद जो एग्रीकल्चर मूवमेंट्स थे, यानी कि जो पीजेंट्स के मूवमेंट्स थे, उसको सपोर्ट करते हुए भी कुछ मैगजीन्स या कुछ पेपर्स निकाले गए थे। जैसे कि 1943 में नवज्योति, 1939 में नवजीवन, 1935 में जयपुर समाचार, 1943 में लोकवाणी, इस तरह के कुछ न्यूज़पेपर सामने निकल कर आए। इसके बाद बच्चों, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, जैन नारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, इन लोगों ने घूम घूम कर अपने पूरे यहाँ पर कविताओं का प्रसार किया। पूरामल मिश्रण, इन्होंने वीर सतई नाम की एक कविता भी लिखी थी। इसके अलावा मिडिल क्लास कविता, जिसने काफी अच्छा रोल प्ले किया था इस पूरे के पूरे मूवमेंट में। कैसे बच्चों, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ उस टाइम में टीचर्स थे, कुछ उस टाइम में लॉयर्स थे और कुछ उस टाइम में और भी लोग थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था इस पूरे के पूरे मूवमेंट में, लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जो, उसका भी काफी इफेक्ट था उस टाइम में, कि जो उस टाइम में जो सोल्जर्स थे वो हिंदुस्तान के सोल्जर्स थे। वो वहां पर गए, उन्होंने वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन किए,
बातों को सीखा। यूरोपियंस थे, खास तौर पर ब्रिटिशर्स, उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी पावर्स है, उसके बारे में जाना। उनका कैसा कल्चर है, कैसा उनका हिस्ट्री रही है, कैसे उनके यहाँ भी ब्लाइंड फेथ से, कैसे उनके यहाँ रिवोल्यूशन आए, उन सभी चीजों के बारे में उन्होंने जाना और पता लगा कि जो इंग्लैंड के लोग हैं या ब्रिटिशर्स हैं, ये कोई फन्ने का नहीं है। इसके बाद बच्चों कुछ जो एनवायरनमेंट था बाहर का, उसका भी काफी असर हुआ। राजस्थान में उसका खैर काफी असर होना ही था। अब उस टाइम में गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस, अर्जुन लाल सेठी और बारट फैमिली के मेंबर्स थे जिन्होंने राजस्थान को काफी इफेक्ट किया। अब बात करेंगे कि राजस्थान में जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी, फ्रीडम फाइट हो रही थी, उस टाइम में कैसा एनवायरनमेंट था। तो जो लिटरेचर लिखने वाले पोइट राइटर्स, उनके अलावा जो न्यूज़पेपर थे या जो पेजेंट्स थे, कॉमन पीपल्स थे, सब ने अपना रोल प्ले किया। जैसे कि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण उस टाइम में बहुत ही अच्छे एक राइटर थे, एक अच्छे पोइट थे। उन्होंने अपनी वीर रस, ठीक है ना, वीर सतई, इस तरह से लिखकर पूरा का पूरा नेशनलिज्म को प्रमोट किया। उसके बाद बच्चों राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, इस तरह के न्यूज़पेपर्स थे जो ब्रिटिश रूल्स के बारे में, उनकी बुरी हरकतों के बारे में आम लोगों को बताते थे। लैंडलॉर्ड्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनके द्वारा किए जाने वाले बुरे कामों के बारे में भी ये मिडिल क्लास के द्वारा लॉन्च किए गए न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स बता रहे थे। इसके अलावा सागरमल गोपा, केसी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, खरवा, राव गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी, साधु सीताराम, मोतीलाल तेजावत, कोविद गुरु, जय नारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, नारायण चौधरी, इस तरह के लोग भी थे जिन्होंने पूरा का पूरा रिवोल्यूशन करने का काम किया था। 1857 में भी हुआ था बच्चों। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इस तरह के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया को शोषित कर रहा है, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस तरह की बातों के बारे में बताया। 1857 के अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो हम जानेंगे कि उस समय में किस तरह की सिचुएशन थी। 1857 तो जो सबसे पहले की उस टाइम में अपने जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो था फ्लोरेंस, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो राजस्थान या राजपूताना, यहाँ पर था एक एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, वो था जॉर्ज पैट्रिक फ्लोरेंस। ओके बच्चों, जो यहाँ के पूरे एरिया को लीड कर रहा था। इसके अलावा हर जगह पर कुछ रेजिडेंट को भी रखा गया था, जैसे कि उदयपुर में कैप्टन CL शावर्स, जयपुर में कैप्टन विलियम ईडर, जोधपुर में कैप्टन मॉक मैसन, कैप्टन मेजर बर्टन कोटा में, और इस तरह भरतपुर में मेजर निक्सन थे। राजस्थान में उस टाइम में 6 कैंट्स थी, वो थी नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, एरनपुरा और खेरवाड़ा। नीमच वैसे तो आज के राजस्थान में नहीं है, MP में है, लेकिन उसका जो टेरिटरी एरिया था वो उदयपुर में आता था। उदयपुर के जो रेजिडेंट थे उस पर कंट्रोल करते थे। अब तो अपने बात करेंगे कि किस तरह से उस टाइम में हर जगह पर रिवोल्ट हुआ। सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था नसीराबाद कैंट में। नसीराबाद कैंट उस दिन तारीख थी 28 ऑफ मई 1857। ओके बच्चों, 1857 की वो तारीख, पूरे के पूरे राजस्थान में अब रिवोल्ट होने वाला है और उसकी शुरुआत होगी नसीराबाद से। नसीराबाद से शुरुआत हुई शाम को 4 बजे। वहाँ के जो आर्मी मैन थे, वहाँ की जो इंडियन आर्मी थी, उसको निशस्त्र यानी कि वेपन लेस करने की कोशिश की, क्योंकि उन पर भरोसा खत्म होता जा रहा था। देखो भाई, अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं इंडियन आर्मी के लोग, ब्रिटिश आर्मी के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। अब वो भी भरोसा नहीं कर ले तो जाए कहाँ, इसलिए वहां पर रिवोल्ट होना अब बिल्कुल फिक्स था। ठीक है बच्चों, 27 ऑफ मई को एक बात और भी फैली कि उनके जो
राइफल है इन्फेंट राइफल, उसमें जो कार्टेड है, कारतूस है, वो इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जो काऊ की फैट है, गाय की चर्बी है, और आटे में भी उनकी जो खाने वाला आटा है, फ्लोर है, उसमें भी गाय की चर्बी है। तो भाई इससे तो वो भड़क गए, धार्मिक भावनाएं भड़क गई उनकी, क्योंकि उनको गाय खिलाई जा रही है। तो बच्चों इससे भी उनका जो रिवोल्ट था वो होना बिल्कुल फिक्स माना जा रहा था। तो बच्चों तो क्या हुआ कि दीसा से एक यूरोपियन की जो छोटी सी टुकड़ी थी वो भी नसीराबाद आ रही थी, ऐसी भी सूचना मिली। तो बच्चों उनको लगा कि ये तो भी उनके उनकी जो आत्म सम्मान है ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके साथ धक्का है, उसके साथ धोखा है। तो भाई उन्होंने अपने जो टॉप लीडर्स थे, अपने अधिकारी थे उस टाइम के, उनकी भी बातों को मानने से मना कर दिया। नसीराबाद से अब उन्होंने वहां पर रिवोल्ट कर दिया। वहां पर 2 ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे, उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया। उसके बाद पूरी की पूरी कंटेनमेंट को नष्ट कर दिया गया और दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली जहां पर ये बात मान रहे थे कि उसकी लीडरशिप कर रहे थे बहादुर शाह जफर। इसके बाद 2 लेफ्ट अंग्रेज ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट माल्टर और लेफ्टिनेंट हीथकोट। इन्होंने मेवाड़ यानी कि उदयपुर की आर्मी के साथ मिलकर जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको दबाने की, उनको मारने की, उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं आ सके। इसके बाद मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे रिवोल्यूशन में, रिवोल्ट में जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह पर पूरी क्रांतिकारी हुई थी। 12 जून 1857 में डीसा से यूरोप की तरफ से कुछ यूरोपियंस जो पलटन थी, टुकड़ियां थी, है ना, इन्फेंट्रीज थी, वो नसीराबाद में आई और नसीराबाद को अपने कंट्रोल में लिया। 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने इसी टुकड़ी को नीमच में भेजा, क्योंकि नीमच में भी उस समय रिवोल्यूशन हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था। 12 बॉम्बे इन्फेंट्री को के जो आर्मर्स थे, आर्मी के लोग थे, आर्मी मैन थे, उनमें भी ऐसा हो गया कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो उनमें भी थोड़ा सा बदले लेने की भाव आ गई थी, ठीक है। लेकिन उनको उनके हथियार उनसे ले लिए गए थे। बच्चों उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही एक ब्रिटिशर्स को गोली मार दी, माफ कीजिए, ब्रिटिशर्स ने इंडियन को गोली मार दी और भी कई लोगों को मार दिया। इससे बच्चों फांसी दे दी कईयों को और इस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया। अब बात करेंगे बच्चों नीमच की। नीमच जो आज के एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 3 जून 1857 को रिवोल्ट हुआ। अब रिवोल्ट कैसे हुआ उसके बारे में अपने आराम से बात करेंगे कि बच्चों 1857 के साल में कमांडर ने इस तरह का ऑर्डर दिया जिसको मानने के लिए वहां के जो आर्मी पर्सन थे उन्होंने मना कर दिया। तो वहां पर रात को 3 जून को बात आ गई कि नसीराबाद में हो गया था। तो इसी के लिए 2 जून को कर्नल अबॉट ने हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उनको ओथ दिलवाई, कुरान और गीता पर हाथ रखकर। खुद भी उस टाइम के जो कर्नल थे अबॉट ने, उन्होंने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई कि कभी भी दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे, मतलब कभी भी रिवोल्ट नहीं करेंगे। लेकिन रात को 11 बजे का टाइम 3 जून पता लग गया कि नसीराबाद में रिवोल्यूशन हो गया। फिर नसीराबाद में हुआ तो नीमच वाले कैसे पीछे रहे, नीमच वालों ने भी कर दिया। नीमच वालों ने कर दिया तो बहुत से लोग मारे गए, ब्रिगेडियर और मेजर्स के बंगलों थे उनको भी जला दिया गया, पूरी की पूरी छावनी को तहस नहस कर दिया गया। और जो बंगलों के बाहर जो लोग आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है ना, जो वहां पर बॉडीगार्ड तैनात थे, आर्मी ऑफिसर ने उन बॉडीगार्ड को कहा गोली चलाने के लिए, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। अपने लोगों पर क्यों चलाई गोली, मतलब क्रांति भड़क चुकी। इसके बाद ये सभी पहुंच गए आगे, तो औरतों को मार दिया, ऐसा कुछ सुनने में आया था, ऐसी कुछ बात थी। लगभग 40 लोग थे, 40 लोग थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो भागकर उदयपुर चले गए। उदयपुर के लोगों ने उनको, उदयपुर के राजा ने उनको बचा लिया, लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद ये लोग आगरा होते हुए दिल्ली की ओर जाने लगे। आगरा में इन्होंने बहुत सारे वॉर प्रिजनर्स को छुड़ा दिया था, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को छुड़ा दिया था। 1 लाख
के करीब या उससे कुछ ज्यादा रुपए इन्होंने लूट लिए थे। 1,26,900 रुपीज, बहुत काम आने वाले थे ये इनके। इसके बाद ये देवली चले गए बच्चों। देवली में कोई छावनी नहीं थे, कोई वहां पर छावनी थी लेकिन वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और उससे पहले ही जो ब्रिटिशर ने वो छावनी से अपने लोगों को खाली करवा लिया था, कहीं और भेज दिया था। कोटा रेजिमेंट के जो 60% थे वो भाग निकले थे, लेकिन बाद में वो देवली वापस आ गए थे। आसपास के एरिया में भी जो पूरी स्थिति थी वो काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी इंग्लिश ब्रिटिशर से। 12 अगस्त में नीमच में इस बात का पता चला। बाद में उदयपुर से लोग आए, उन्होंने इसको शांत किया। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों आउवा। आहुआ में थे ठाकुर खुशहाल सिंह। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह वो भी तंग थे अंग्रेजों से, वो भी तंग थे अपने राजा से, क्योंकि उस टाइम में जितने भी राजा थे वो अंग्रेजों का नमक खाते थे, उनके लिए भक्त थे। चाहे वो जोधपुर के हो, चाहे जयपुर के हो, चाहे उदयपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, या कोई भी हो, हर कोई अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के मुरीद थे। इसके कारण उनकी उनके जागीरदारों से बनती नहीं थी, क्योंकि उन पर कुछ ज्यादा ही टैक्स लगा दिया था। ऐसे ही टैक्स लगाने के शिकार हुए थे आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। तो एरनपुरा कैंट जो उस टाइम में पाली में थी, आहुआ के पास थी, वहां पर रिवोल्ट हो गया 21 अगस्त को। कोर्ट की आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह उन लोगों की, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट कारमोली जो थे उनके साथ चलने के लिए जो माने नहीं क्रांतिकारी, ठीक है ना। उसके बाद जो भील थे उन्होंने साथ दिया उनका, इनका क्रांतिकारियों का, लेकिन ब्रिटिशर्स का नहीं। और ब्रिटिशर्स ने वो बहुत से भीलों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको अरेस्ट करके अपने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी जो रिवोल्यूशनरी थे उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसके कारण मेन कारण तो ये था कि उनकी जोधपुर के राजा थे उनके साथ बनती नहीं थी, या पिछले टाइम में उनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। इसके बाद बच्चों कैप्टन लेफ्टिनेंट हिचकॉक जो थे उन्होंने ब्रिटिश लॉरेंस को एक लेटर भेजा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को, कि आप आओ हमारी मदद करो। खुद जनरल लॉरेंस जो थे वो आयुवा की तरफ गए अपने लोगों की मदद करने के लिए। इसके बाद बटालियन आई वहां पर, उन्होंने अटैक किया और एजेंट मॉक मैसन थे जो उनको मार दिया गया, उनकी गर्दन काट कर आयुवा के फोर्ट के बाहर लटका दी गई। काफी बदकारी नजारा था। जनरल लॉरेंस इस पूरी बात के कारण कुछ पीछे हट गए, बाद में वापस चले गए। उनको एक गांव में छिपना पड़ा या वहां पर शरण लेनी पड़ी, अजमेर चले गए उसके बाद में वो। उसके बाद बच्चों उन्होंने इस पूरी के पूरे इंसिडेंट को काफी सीरियसली लिया, उन्होंने दूर दूर से अपनी फोर्सेस को मंगवाना शुरू कर दिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर 1857 को असोपा के ठाकुर खुशहाल सिंह, शिवनाथ सिंह, इन लोगों ने काफी मदद की ठाकुर खुशहाल सिंह की। जनवरी 1858 में जो ब्रिटिशर्स की एक छोटी सी टुकड़ी बॉम्बे से यहाँ पर नसीराबाद और किरनपुरा की तरफ आई, उनके साथ मिलकर 19 जनवरी 1858 को आहुआ में अटैक किया। मेजर मॉरिसन जो थे पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने कब्जा किया उस एरिया पर, वहां के फोर्ट पर कब्जा किया और ठाकुर खुशहाल सिंह के घर को, उनकी एंट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, डिमोलिश कर दिया। इसके बाद तो कुछ जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थे, वो भाग गए, बाद में उनको पकड़ लिया गया। 18 क्रांतिकारियों को मार दिया गया, कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ को कैजुअल किया गया। 7 लोगों को पकड़ा गया था, एक 124 को आहुआ गांव से पकड़ लिया गया, वहां के सिविलियन थे, लेकिन शक था कि वो उन्होंने क्रांतिकारियों का, रिवोल्यूशनरी का साथ दिया है। इसी तरह बच्चों जो आहुआ थे उनके ठाकुर खुशहाल सिंह पर केस चलाया गया, लेकिन बाद में उनको इनोसेंट बता दिया गया। कोटा में जो रिवोल्यूशन हुआ था वो वहां पर कोई आर्मी कैंप नहीं थी, वहां के कॉमन पीपल ने ये रिवोल्ट किया था।
15 सितंबर 1857 को मेजर बटन वहां पर पहुंचे। वहां के महाराव थे, उनके पास जाना था, लेकिन महाराव को पकड़ लिया कुछ क्रांतिकारियों ने, उनको बंदी बना लिया गया उन्हीं के महल में। और उसके बाद मेजर बटन, उनके 2 बेटों को और एक इंग्लिश डॉक्टर को मार दिया गया। इसके बाद 15 अक्टूबर को भी ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया। और इसके पीछे अगर कुछ खास लोगों की बात करें तो जयदयाल माथुर और मेहराब खां इसके पीछे थे। कुछ लोगों को शक हुआ कि इस पूरी की पूरी में जो महाराव हैं कोटा के, उनका रोल भी काफी खतरनाक है। तो जो गवर्नर जनरल लॉरेंस थे, उन्होंने उन महाराव पर 15 लाख रुपीस का फाइन लगा दिया। लेकिन बाद में पता लगा था कि महाराव तो खुद मजबूर थे, तो उनकी शान में जो तोपें थी चलती 17 तोपों की सलामी को कम करके 13 कैवलरी की सलामी उनको दी जाने लगी। 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स के लीडरशिप में 5500 सोल्जर्स की एक बड़ी सी टीम आई और पूरे के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया। अब बच्चों एक ये था कि जो मेवाड़ के ठिकानेदार थे, जिम्मेदार थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने इनडायरेक्टली जो रिवोल्यूशनरी थे उनको बहुत सपोर्ट किया था। अब अन्य जगह पर अगर बात करें उन्होंने सपोर्ट किया था तो टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया था। अब अपने बात करेंगे बच्चों तात्या टोपे की। तात्या टोपे नाना साहब के साथी, बाजीराव के यहाँ काम करने वाले और झांसी की रानी की सपोर्ट करने वाले। राजस्थान में आए, राजस्थान में भी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। बच्चों क्या था कि सबसे पहले वो सलूम्बर में आए, टोंक में आए। टोंक में भी उनको एक ब्रिगेडियर होम्स ने पीछा किया। सलूम्बर में रावत ने उनकी सहायता की। उसके बाद अंग्रेजों और तात्या के बीच में 9 अगस्त 1858 को वॉर हुई। बनास रिवर के एक बैंक पर तात्या टोपे हार गए। इसके बाद और भी कई बार हड़ौती में भी उनकी हुई, झालरापाटन में हुई, ठीक है ना, वहां पर वो आ गए थे। उसके बाद सितंबर में 2 बार ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था। फिर तात्या टोपे राजस्थान से चले गए, राजस्थान में आए, कितनी बार हारे, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। उसके बाद दिसंबर 1858 में फिर से तात्या राजस्थान में आए। बांसवाड़ा पर उन्होंने कंकोर किया, कब्जा किया। सलूम्बर में आए, उनकी पूरी सपोर्ट हुई। दौसा में भी आए, सीकर में भी आए, लेकिन वहां पर एक नरवर के लैंड ओनर्स थे, उनका नाम था मान सिंह। उन्होंने विश्वासघात किया, तात्या को पकड़वा दिया गया और अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई। अब बच्चों बहुत से क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने इतनी सपोर्ट की थी। बहुत से लोग थे, उसमें बात करेंगे विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक जो उस टाइम में पथिक नाम से जाने जाते थे, उनका मेन नाम था भूप सिंह। भूप सिंह जो कि एक रिवोल्यूशनरी थे और रास बिहारी बोस के एक स्टूडेंट थे। अब बच्चों उनको भी इस रिवोल्यूशन के बाद में जेल में, टोडगढ़ की जेल में बंद कर दिया गया था। बिजोलिया एक मूवमेंट था, फार्मर्स का मूवमेंट, उसको भी इन्होंने लीड किया था, काफी अपना रोल उसमें प्ले किया था। नवीन राजस्थान जैसे कुछ अखबार इन्होंने चलाए थे। उसके अलावा वर्धा में 1999 में राजस्थान की एक असेंबली, एक अपनी ही असेंबली बनाई, जिसको बाद में इन्होंने इसको अजमेर में ट्रांसफर कर दिया। पंडित अर्जुन लाल सेठी, पंडित अर्जुन लाल सेठी की अगर बात करें तो 1880 में जन्मे अर्जुन लाल सेठी जो थे वो शुरुआत में चोमू ठिकाने के किलेदार बने थे, फोर्टमैन बने थे, लेकिन अपने नेशनलिज्म के कारण, राष्ट्रभक्ति के कारण उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, लग गए नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने में। 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाई। उसके बाद में 1908 में इसको जयपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। बंगाल में भी इन्होंने जो अपने नेशनलिज्म के काम किए काफी सारे। इसके बाद बच्चों जोरावर सिंह भारत के ही जो शिष्य थे, इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जुलूस में बम फेंका था, वो यही थे। इसके बाद इनको जेल में भेज दिया गया, वेलूर यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में। 70 डेज तक ये वहां पर उन्होंने अनशन किया। 1990 में वहां से इनको रिहा किया गया
और कांग्रेस का जो नागपुर का सेशन था उसको इन्होंने सफल बनाया था। बंदी बना लिए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1921 में। 1930 में इनको राजपूताना का डिक्टेटर अपॉइंट किया गया, लेकिन बाद में इनमें कुछ डिसेंट हो गए, इस कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया था उसमें से। सेठी जी को एक बार जयपुर के राजा ने पूछा कि आपको प्रेसिडेंट माफ कीजिए प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल सेठी जयपुर का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से कौन निकालेगा। सेठी जी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सागरमल गोपा, जैसलमेर में जन्म लेने वाले सागरमल गोपा जिन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए थे। सागरमल गोपा जिनको 1947 में जिन्होंने कुछ इस तरह के आर्टिकल छपाए जो कि वहाँ के उस टाइम के रूल थे उसके खिलाफ थे, वहाँ के जो राजा थे जो अपने ही कर रहे थे उनके खिलाफ थे, उनको पसंद नहीं आया और इनको जेल में डलवा दिया गया। जेल में डलवाया, जय नारायण व्यास जी को उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे, बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ जेल में, और फाइनली इन्होंने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लिया, अपने ऊपर केरोसिन डालकर 3 अप्रैल 1942 में। दामोदर दास सेठी जी की बात करें तो राजस्थान के अगर फ्रीडम फाइटर में सबसे आगे नाम होगा तो वो दामोदर दास सेठी का होगा। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने गोपाल सिंह और अरविंद घोष के साथ मिले, आर्य समाज और होम रूल का काफी सपोर्ट किया, फ्रांसिस कोली और इकोनॉमिकली भी काफी उनको फायदा किया। स्वामी गोपाल दास काफी अच्छे इंसान माने जाते हैं। तो बीकानेर एरिया में, चूरू एरिया में उन्होंने काफी काम किए। ठीक है बच्चों, हितकारिणी सभा जो थी उनकी शिक्षा ली। बीकानेर के जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, बीकानेर के जो राजा थे वहां पर गए थे, गंगा सिंह इंग्लैंड में राउंड टेबल कमेटी में, तो वहां पर उनके कारनामों के बारे में इन्होंने बताया, पब्लिश किया, उसके कारण इनको पकड़ लिया गया था। इन पर कोर्ट केस चला, इनको सजा दे दी गई। केसरी सिंह बारट, शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था, देवपुरा में, वहां पर एक बहुत ही इन्होंने अंग्रेजों का रिवोल्ट किया था, उनका विरोध किया था, अंग्रेजों को कुछ नहीं समझते थे ये। श्याम कृष्ण वर्मा ने इनको 1893 में मेवाड़ में बुलाया, लेकिन अंग्रेजों को ये बात सहन नहीं हुई, इनको नौकरी से निकाल दिया गया पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर। 1900 में ये कोटा गए और 1902 से 1907 तक कोटा में सुपरिटेंडेंट एंटियोग्राफी के पोस्ट पर इन्होंने काम किया। बेहतरीन राइटर, बेहतरीन पोइट और एक नेशनलिस्टिक लीडर के रूप में उभरे। जब 1903 में फतेह सिंह दिल्ली कोर्ट में जा रहे थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा, चेतावनी राज चुंगटिया नाम से एक पोएम थी, और उस पोएम को पढ़कर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा, सेल्फ रिस्पेक्ट जागी और वो वापस आ गए। इसके बाद अपने बच्चों बात करेंगे प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के बेटे और अपने पिता की तरह उन्हीं के फॉलोअर्स, उन्हीं के पैरों के कदमों पर चलने वाले प्रताप सिंह बारट के थे। इनके जो शुरुआत की शिक्षा थी वो तो इनके घर से मिली और बाद में मास्टर अमीर चंद ने दी। देखिए उसके बाद क्या था, 1920 में जो दिल्ली में एक स्कैंडल हुआ था, होर्डिंग बम कांड जिसे कहते हैं, उसमें ये अपने चाचा के साथ ही थे। 1950 से 1915 तक इनको बरेली की जेल में डाल दिया गया। बहुत सी इनके साथ वहां पर ज्यादतियां हुई और लास्ट में वहां पर इनकी मौत हो गई। जोरावर सिंह बारट की बात करें तो बारट फैमिली बड़ी इन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, सभी लोगों का सेक्रीफाइस इन्होंने कर दिया था। 1920 में जो बम फेंका था वायसराय होर्डिंग पर, तो ये भी उसमें शामिल थे। इनको भी सजा हुई, इन पर भी कई कोर्ट वारंट निकले। 1939 में वारंट कैंसिल हो गए और 17 अक्टूबर 1939 को ये कोटा में गुजर गए। राव गोपाल सिंह खरवा का नाम भी ऐसा ही था, उन्होंने वीर भारत असेंबली को बनाया था। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी बात करें कि जो 1857 का रिवोल्ट था ये खत्म क्यों हो गया, ये फेल क्यों हो गया था। तो बच्चों सबसे पहली बात था कि इसमें लीडरशिप की कमी थी, कौन इसको लीड करे। वैसे तो पूरे इंडिया में जो लीड कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम, लेकिन उनको तो रंगून भेज दिया, बाद में उनकी मौत हो गई। तो लीडरशिप की बहुत बड़ी इसमें कमी थी या जिसके कारण ऐसा हुआ। तो
इसको एक अपने वजह मान सकते हैं। दूसरी इसमें खास वजह थी कि इसमें जो छोटे छोटे लेवल पर लीडर बनने थे, कैसे हम करना है कुछ, उसकी बड़ी ही कमी थी। अगली बात इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लोग आपस में रहकर किस तरह से काम करें, कैसे क्रांति करनी है। वैसे जो ये रिवोल्यूशन है ये शुरू होना था 31 मई 1857 को, लेकिन हो गया 10 मई को, राजस्थान में पहले बाद में। मतलब एक साथ शुरू नहीं हुआ, अगर एक साथ शुरू होता तो अंग्रेजों को दबाना मुश्किल होता या असंभव होता इसमें अंग्रेजों द्वारा इस रेवोल्यूशन को। लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह हुआ तो भाई अंग्रेजों ने आसानी से हरा दिया इनको। मुश्किल तो फिर भी आई थी, लेकिन देखो अगर सारा एक साथ शुरू होता तो क्या कर लेते अंग्रेज। अंग्रेज कितने थे, कम थे इंडियंस की कंपैरिजन में, इसलिए इस आंदोलन को वो दबा नहीं सके। अगली बात बच्चों ये थी कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। एक तरफ ये एक दूसरे को कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे, एक तरफ ये एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे, जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ था। अगली बच्चों बात थी कि इन्होंने करना क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे ये जाएंगे दिल्ली में, क्या करेंगे, इसकी बहुत बड़ी कमी थी। इनके पास खाने के लिए नहीं था, इनके पास वेपन्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो क्या करते। अगली बात, जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जयपुर के, जोधपुर के, बाड़मेर के, आमेर के, जितने भी थे, उन्होंने इनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं की। सपोर्ट की उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अगर उनकी सपोर्ट मिलती तो शायद कामयाब हो भी जाते। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, तो सबसे पहले तो ये था कि जो देशी राजा थे, जो कि किंग्स थे, उनको बड़ी ही सपोर्ट मिली ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उन्होंने इस बुरे दौर में अंग्रेजों की मदद की थी। जो गोद निषेध थी ना कि किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और उनको थोड़ा सा ज्यादा खास बनाया गया अपना, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो सामंत या फेडरल, उनको शक्ति को कम किया गया क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट किया था, ठीक है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी उसमें भी बदलाव लाया गया, क्योंकि जो इससे पहले की स्ट्रक्चर थी उसके कारण इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इनकी बाटी मांझी गई थी, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने उस जो सामंत थे, जो फेडरल्स थे, उसकी जगह अपने कुछ लोगों को डिप्लॉय करना शुरू किया, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा डिप्लॉय किए जाने लगे। इसके बाद जो कनेक्टिविटी थी वो भी, उसमें भी अंतर आया, क्योंकि बच्चों इससे पहले जैसे नीमच में विरोध हो गया तो नसीराबाद में वहां पर आर्मी है, बॉम्बे में आर्मी है, यहाँ पर विरोध हो गया तो जाने में बड़ी दिक्कत आने लगी। तो इन्होंने रोड्स बनानी शुरू की, ठीक है ना, नीमच से नसीराबाद, नसीराबाद से खैरवाड़ा, खैरवाड़ा से देवली, इस तरह से रोड्स बनानी शुरू की, और रेलवे नेटवर्किंग को भी बढ़ाया। इसके अलावा पोस्टल सर्विस को भी बढ़ाया ताकि अच्छी तरह से संदेश भेजा जा सके। उसके बाद सोशल लेवल पर भी अंतर आया। इंग्लिश एजुकेशन हर किसी को दी जाने लगी, अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन, अपनी कल्चर के बारे में बताया जाने लगा, चाहे राजा हो चाहे कोई मिडिल मैन हो, कोई मिडिल क्लास का बंदा हो। राजाओं को अपनी जो ऐसी ना लग्जरी लाइफ के बारे में बताया गया, महसूस करवाया गया, अपने अकॉर्डिंग कह दिया कि हम अच्छे हैं, आप हमारे जैसे बनकर रहिए, ठीक है। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के जो फार्मर्स के जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में। फार्मर्स तो बच्चों हर जगह तंग थे, हर जगह परेशान थे। इससे पहले ना बच्चों जो राजा थे या जो लैंड ओनर्स थे, अगर कभी फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश नहीं हुई, है ना, प्रोडक्शन नहीं हुआ फसल का, तो वो उनके ऊपर से टैक्स माफ कर देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स वो माफ नहीं करते थे, उनको तो पैसा चाहिए, के कारण नीचे के लोग भी माफ नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी आर्मी की फीस भरनी है। मतलब खर्चे ज्यादा थे अंग्रेजों के ऊपर से, वो पैसा भेज रहे थे अपने देश में, इसके कारण भी टैक्सेस कुछ ज्यादा ही हो गए थे। ये मान सकते हैं कि उस टाइम में अप्रोक्सीमेट उनकी कमाई का 87% जो था वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में जा रहा था। उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा था, इसके कारण लोग काफी खफा थे। तो बिल्कुल रिवॉर्ड होना था। खालसा लैंड कौन थी? खालसा लैंड थी जो सीधे के सीधे राजा के अंडर थी। उसके बाद जागीरदार यानी कि लैंड ओनर्स थे और किसान थे। बच्चों तो
एक उस टाइम में बगार भी थे। बेगार मतलब फ्री में काम करवाते थे बड़े बड़े लोग, कारण भी रिवोल्ट होने तैयार थी। सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था बिजोलिया। बिजोलिया फार्मर मूवमेंट। वैसे मुझे 1897 से शुरू हुआ था, लेकिन अपने जो मानेंगे जब इसकी लीडरशिप फतेह जी के हाथ में आई तो ये था 1813 से 1922, मतलब 1913 से 1922 का टाइम। तो बच्चों सीताराम दास के बाद में इनको जो लीड किया था विजय सिंह पथिक ने किया था। इसके इसका मेन काम था जो टैक्सेस थे उनको कम करना। देखो, किसी राजा के बच्चा हो गया तब टैक्स, राजा ने अपनी बेटी की शादी करनी है तब टैक्स, फसल को काट लिया तब टैक्स, किसी राजा ने तलवार उठा ली तब टैक्स, हर चीज में टैक्स था इनका। इससे लोग दुखी हो गए थे और किसानों ने देखा कि उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं था, और अगर टैक्स ना दें तो उनको पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट। तो ये तो गलत बात है। इसके कारण ना रिवोल्ट करने शुरू कर दिए थे, मूवमेंट होने शुरू हो गए थे। तो बच्चों 1915 में विजय सिंह पथिक ने इसको लीड किया सीताराम दास जी के कहने पर। उसके बाद ये आंदोलन चला और इन्होंने पथिक जी के कहने पर फार्मर्स ने वॉर टैक्स देना बंद कर दिया। इसके बाद बच्चों एक बात आ गई कि जो उदयपुर के एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहां पर बोल्शेविक आ गए, यानी कि रशियन रेवोल्यूशनरी आ गए, जिनको यूरोपियन पसंद नहीं करते थे। तो भी लोगों को मारा गया, पीटा गया, पूरा व्यवहार किया गया। उस पूरे के पूरे जो आंदोलन था उसको कुचल लिया गया। विजय सिंह पथिक थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुका, फिर भी चलता रहा। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, सीताराम दास, बहुत से लोग आए जिन्होंने इसको लीड किया। लोगों को अत्याचार हुए लोगों पर, फिर भी उन्होंने वंदे मातरम के जयकारे लगाए। लास्ट में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे सर रॉबर्ट हॉलैंड, उन्होंने मेवाड़ के रेजिडेंट विल्किंसन को उस पूरी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए कहा, जाने, और उसके बाद वहां के ज्यादातर टैक्सेस को कम कर दिया गया या माफ कर दिया गया। फिर आया बेगू का मूवमेंट। बेगू बेगू भी इसी तरह से था, इसी तरह से 1921 में चल रहा था। रामनारायण चौधरी, किसान रूपा सिंह, कृपा सिंह शहीद हो गए थे इसमें। रायला और गोविंदपुरा में चल रहा था काफी स्पीड से, इतना तेज हो गया कि वहां के लोगों को, उनके जो पोस्टर्स थे उनको पशुओं को चुराने के लिए भी मना कर दिया। उनकी क्रॉप्स थी उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन जाएंगे कहाँ, क्रॉप्स खत्म हुई, अंग्रेज भी कहाँ से लेंगे फसलें। तो गोलियां भी चली, काफी कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में 53 में से 34 टाइप के टैक्सेस को खत्म करना पड़ा। मारवाड़ में भी हुआ इसी तरह। मारवाड़ यानी कि जोधपुर में जोधपुर हितकारीन सभा भी बनी इस टाइम में। शेखावाटी में भी हुआ, बूंदी में भी हुआ, अलवर में भी हुआ, हर जगह हुआ। अलवर में तो बच्चों छोटे छोटे बच्चों को मारा गया वहां पर, ठीक है। कुछ ट्राइब्स के भी मूवमेंट हुए, जैसे कि भील, जिनको कर्नल जेम्स टोड ने सन ऑफ फॉरेस्ट कहा था। उनकी कल्चर को प्रिजर्व करने की जरूरत थी, बाहर के लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे थे, खासतौर पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो 1813 में इंडिया में आई थी। बच्चों सागरमल गोपा जी, जो माफ कीजिए, जो उस टाइम में भीलों के देवता थे, भीलों के बाबा थे, बाणभट्ट का माफ कीजिए, उन्होंने इसको काफी सपोर्ट किया। गोविंद गुरु उनका नाम था। उनको एक बार वो इकट्ठे हुए थे मानगढ़ के एक माउंटेन एरिया में। तो वहां पर बॉम्बे की दो कंपनियां, मेवाड़ भीलकोर की दो कंपनियां 104 वेलेजरी राइफली पहुंच गई और उन्होंने लगभग 1500 लोगों को मार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कुछ बात थी। मोतीलाल तेजावत का एक ही मूवमेंट था। उसके बाद बच्चों आया मीनाओं का मूवमेंट। मीना, बच्चों मीना कौन थे? मीना थे उस टाइम में दो तरह के, चौकीदार मीना और जिम्मेदार मीना। जिम्मेदार जो लैंड ओनर्स थे, अब जो चौकीदार थे ना, उन पर शक था कि ये अपराध कर रहे हैं, ये कोई ना कोई कांड कर रहे हैं, स्कैंडल में शामिल होते हैं।
तो हर मीना को रोजाना पुलिस स्टेशन में जाकर अपने अटेंडेंस देनी पड़ती थी रोजाना। तो इन्होंने इसके लिए कहा भी हम रोज क्यों दें अटेंडेंस, अपना टाइम खराब होता है और जाएं भी क्यों। तो ये इनका जो मूवमेंट था ये आज़ादी के बाद तक चलता रहा और लास्ट में इनको इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। अब बच्चों प्रजामंडल क्या थे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, क्योंकि जो वहां के राजा थे ना उनको तो प्रजा की पड़ी नहीं थी, वो तो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करने के लायक थे, वो कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो प्रजामंडल थे वहां पर कुछ लोग थे, अवेयर लोग थे, उन्होंने लोगों को अवेयर किया और प्रजामंडल को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। जोधपुर में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारनी सभा बनाई थी। और इसके बाद बच्चों 1920 में कुछ और मूवमेंट्स हुए। जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ ने मिलकर जोधपुर प्रजामंडल को बनाया। सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, उन्होंने भी एक काउंसिल बनाई थी वहां पर। उसके बाद बच्चों बीकानेर में मग्गाराम वैद, रघुबर दास गोयल, इन्होंने मिलकर भी कुछ काउंसिल्स और प्रजामंडल को बनाया। राजस्थान से बाहर कलकत्ता में इसको बनाया गया था। इसके बाद बच्चों बात करेंगे जैसलमेर की। यहाँ पर मीठालाल व्यास और सागरमल गोपा, इन्होंने मिलकर कुछ काउंसिल्स को बनाया था, कुछ प्रजामंडल को बनाया था। कोटा में अभिन्न हरि और नैनूराम, इन्होंने मिलकर प्रजामंडल को बनाया था 1934 में। बूंदी में नित्यानंद और उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने मिलकर प्रजामंडल बनाया। मेहता जी ने बूंदी राज्य लोक काउंसिल, बूंदी स्टेट लोक काउंसिल, सिविल काउंसिल को बनाया था, पब्लिक काउंसिल को बनाया था। झालावाड़ में भी इस तरह की हुआ, नैनूराम शर्मा और इस तरह के लोगों ने मिलकर, मांगीलाल भवे जैसे लोगों ने मिलकर बनाया। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल वैद्य नाम के लोगों ने प्रजामंडल बनाया था। जयपुर में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी जैसे लोगों ने मिलकर 1944 में प्रजामंडल एस्टेब्लिश किया। अलवर की बात करें तो हरि नारायण शर्मा और अभिन्न हरि, इन्होंने मिलकर इसको बनाया। धौलपुर में स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से कह दें तो वहां पर भी कृष्णदास ने प्रजामंडल बनाया। भरतपुर में मास्टर आदित्येंद्र और किशन सिंह ने मिलकर प्रजामंडल को एस्टेब्लिश किया। और भी जगह थी जहां पर प्रजामंडल बनाए गए, नसीराबाद में बनाया गया, अजमेर में बनाया गया, हर जगह पर बनाया गया। आज का बच्चों लेक्चर यहीं तक था। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने बनाया था सिरोही प्रजामंडल, राजस्थान से बाहर बॉम्बे में। इतना ही लेक्चर था बच्चों आज का। इस लेक्चर को अच्छी तरह से किताब में से देखिए, पढ़िए और याद कीजिए। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।